वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स विद इसाक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 4 है। एक्चुअली हमने JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एक सीरीज जो है स्टार्ट की थी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए। आज हम उसी का लेक्चर 4 जो है कवर करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एडवांस्ड कॉइन थ्योरी। इसमें हम क्योंकि कॉइन थ्योरी के बेसिस पे हमने लेक्चर 3 जो है वो किया था, उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे और साथ ही हम बायस थ्योरम को भी इसमें पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसमें हमारा एक कंसेप्ट जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लगता है, तो वो हम देखेंगे। बहुत ही जो है एक एडवांस्ड जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर मैं कहूँ तो ये जो वीडियो है लेक्चर 4 है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कॉइन थ्योरी के बेसिस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप लीजिए कि इसमें कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप मिस मत कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देख लीजिए, फिर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है कि प्रोबेबिलिटी, और एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आपको अच्छी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद इसाक में जा सकते हैं। तो वहाँ से है आपकी जो लिंक है वो मिलेगी और इस पे आप ये जो लेक्चर है इसकी आपको PDF फाइल मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमने इससे पहले कवर की थी। तो लिटरली हमने डेफिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी की पढ़ी थी। इसी तरीके से हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को कवर किया था, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसी तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से हम जो प्रोबेबिलिटी में एंटर हुए थे, तो यहाँ से हमने जो है जो प्रोबेबिलिटी जो है इसको कैलकुलेट करने की जो है एक प्रयास किया था। और स्टार्टिंग में जो है हमने इस प्रोबेबिलिटी को कैसे इन टर्म्स ऑफ जो नंबर्स है वो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी तरह से एग्जाम्पल्स हमने दिए थे। फिर हमने ट्रिक्स और इसके एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस जो है वो हमने इसमें कवर किए थे, ताकि जो ट्रिक है वो समझ में आ जाए, ताकि जो नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स को निकालना, देखो प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ आउटकम्स को निकालना एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी क्वेश्चन को आंसर निकालना। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हस्बी मामूल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा के अपनी सिलेक्शन जो है मैथ्स में वो पक्की कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जो है पहले एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, एक कॉइन जो है इसको 3 बार टॉस किया गया है। तो हमें क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमारी जो इवेंट है उसमें ये आना चाहिए कि या तो 1 या 2 हेड आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी का, तो 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले इवेंट और फिर दूसरी बार जो है इसमें जो सैम्पल स्पेस जो है वो आपको निकालना आना चाहिए पहले, तब जाके आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो ठीक है, हमारे पास जो इवेंट है, अब देख लीजिए कि हमारे पास इवेंट है गेटिंग 1 और 2 हेड्स, यानी कि या तो हमें 1 या 2 हेड आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम आउटकम्स को देखेंगे कि पहले हमारे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स है वो क्या क्या है, ठीक है। तो यानी कि सैम्पल स्पेस हम निकालेंगे। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास क्योंकि जब हम 3 कॉइन्स को टास्क करेंगे तो आउटकम्स यही है, या तो हेड आ जाएगा, सेकेंडली में ये पॉसिबिलिटी है कि 2 में हेड आ जाए और तीसरे में टेल आ जाए, या तो फर्स्ट में इसी तरह से तीसरे में जो है हेड आ जाएगा, फिर टेल आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा। इस तरह से ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये मैंने सेकंड लेक्चर में जो है आपको करवाया था। तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसकी लिंक जो है वो मिलेगी, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो की लिंक जो है वो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आउटकम्स, कितने आउटकम्स हैं, तो इसकी फॉर्मूला जो मैंने आपको बताई थी 2 to the power n, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने टास्क किया था। तो हमने कॉइन को 3 बार टास्क किया था, यानी कि n हमारे पास 3 है, तो वही हमारे पास है 2 to the power 3, जो कि हमारे पास 8 के बराबर निकलता है। यानी कि 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 into 2, that 2 into 2 is 4 and 4 into 2 is 8, सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास 8 इवेंट्स आते हैं।
अब इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अब जो हमारे पास आउटकम्स जो है वो आ गए हैं, ये सभी जो है हमारे पास आउटकम्स है। अब इन आउटकम्स में मुझे देखना है कि किस किस आउटकम में मुझे एक या दो हेड्स है, एक या दो हेड्स, क्योंकि इसमें 3 हेड्स है तो ये नहीं आ जाएगा। इसमें 2 हेड्स है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्योंकि 1 या 2 होने चाहिए। इसमें भी 2 है तो ये भी आ जाएगा, इसमें भी 2 है तो ये भी आ जाएगा। इसमें 1 हेड है तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि 1 या 2 होनी चाहिए। इसी तरह से इसमें भी 1 है तो इस तरह से इसमें भी 1 है। और जो लास्ट में हमारे पास है, ये इसमें 3 टेल्स है, यानी कि कोई भी हेड इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं आ जाएगा। तो ये जो बीच वाले जो 6 टर्म्स जो आउटकम्स ये इसमें आ जाएंगे। तो कितनी हमारे पास आउटकम्स है इस इवेंट में? 6। सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की तो निकालना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास पता है कि n ऑफ ई डिवाइडेड बाय n ऑफ s, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस s, यानी कि n ऑफ e जो है वो 6 के बराबर है, और इसी तरह से n ऑफ s जो है वो 8 के बराबर है। तो वही मैंने लिखा 6 डिवाइडेड बाई 8, आफ्टर कैंसिलेशन 2 से कैंसिलेशन करेंगे, सो 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 4 इज 8, ठीक है। तो यहाँ से 3/4 आ जाएगा, यहाँ से टाइपिंग एरर है, 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको क्या करना है, इवेंट्स को पहले निकालना, फिर सैम्पल स्पेस को देखना है, फिर प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान है, कैसे निकालते हैं कि हमारे पास इवेंट में कितने टर्म्स है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इन द सैम्पल स्पेस, जो हमारे होल एक्सपेरिमेंट है उसमें कितने इवेंट्स पॉसिबल है। तो ये एग्जाम्पल जो है बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है, तो मैं इसका जो है रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3 कॉइन्स को अब जो है टॉस किया गया है साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये वही बात हुई कि एक कॉइन को हम अगर हम 3 बार टॉस करेंगे तो वहाँ से भी वही सैम्पल स्पेस आ जाएगा। अगर हम एट अ टाइम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो वहाँ से भी वही सैम्पल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही बात है, इसमें जो है परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट वी डू, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। ये जो टर्म्स है ना, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ये बहुत ही दिक्कत की बात होती है फिर एग्जाम में, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी अगर बेटे एग्जाम्पल्स में। तो ये हम देखेंगे कि एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। 2 हेड्स हमें देखने हैं। अब देखिए हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, हेड हेड, यानी कि कम से कम तो 2 हेड, अगर तीसरा भी आ जाए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये जो 2 है 2 आने चाहिए। अब इसकी तीसरे की पॉसिबिलिटी अगर आ जाए तो और भी बेहतर है, अगर नहीं भी आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी विल फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज आवर इवेंट, ओके। सो हमारे पास इवेंट जो है दैट इज गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, हमारे पास 2 हेड्स आने चाहिए, एट लीस्ट कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए। इस तरह से सैम्पल स्पेस हम देखेंगे, जो कि वही है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। इसमें 8 जो है आउटकम्स है। सो नंबर ऑफ इवेंट आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस इज 8, ओके। सो 2 टू द पावर 3, क्योंकि हमने एक कॉइन को जो है 3 बार टॉस किया है, या 3 कॉइन्स को एक एक बार टॉस किया है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो वहाँ से हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो ये है, और नंबर ऑफ इवेंट जो है इसमें 8 है, ठीक है। अब देखिए हम इवेंट जो हमारे पास ई इवेंट है, इसमें जो है आउटकम्स है वो कितने हैं। अब देखो इसमें जो है हमारे पास 3 है तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमें पॉसिबली जो है 2 या 2 से जो कम से कम 2 आने चाहिए, ठीक है। इसमें भी कम से कम 2 है, 2 हेड्स है। इसमें 1 हेड तो ये नहीं आ जाएगा, इसमें 2 हेड्स है तो आ जाएगा, इसमें 2 हेड्स है तो आ जाएगा, इसमें 1 हेड है तो नहीं आ जाएगा, इसमें 1 हेड है तो नहीं आ जाएगा, तो इसमें 1 हेड है तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3, तो तीसरा यहाँ से जो हमारे पास 2 हेड्स कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। तो शायद जो है मैंने कहीं पर गलती की है या ठीक किया है, 2 हेड्स आनी चाहिए कम से कम, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए 4 टर्म्स आ गए यहाँ पर, HHH, HHT एंड HTH एंड THH, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है 4 टर्म्स आ गए इस इवेंट में। तो कितने टर्म्स हैं, n ऑफ e इज इक्वल टू 4। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसको इससे डिवाइड करना है, खेल खत्म, बस इतना ही सिंपल है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ
आवर इवेंट इज, तो हमारी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 4 डिवाइडेड बाई 8 आफ्टर कैंसिलेशन विद 4 1s इज 4 एंड 4 2s इज 8। सो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है वो 1/2 निकला। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो मसला क्या है इन प्रॉब्लम्स में, हमें इवेंट को आइडेंटिफाई करना है और सैम्पल स्पेस को जो है आइडेंटिफाई करना है। फिर जब ये दोनों टर्म्स जो है हमारे पास निकले तो हमें देखना है कि इनमें जो है नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूला की बदौलत हमारे पास जो है आंसर सिंपली आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है तीसरी एग्जाम्पल की तरह देखेंगे। तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है साइमल्टेनियसली। आप अपनी तरह से जो है एग्जाम्पल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि हम कॉइन थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद हम कलर बॉल्स पढ़ेंगे, इसमें फिर डाइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कंसेप्ट जो है ना यही से बिल्ड होता है। कॉइन्स, अगर आप कॉइन्स को अच्छी तरह से देखोगे तो फिर बाद में जो कंसेप्ट जो कलर बॉल्स में आ जाएगा या डाइस में आ जाएगा तो वहाँ से फिर आपको आसानी हो जाएगी समझने में, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है ना, बस आउटकम्स जो है वो चेंज होती जा रही हैं। अब देखिए 3 कॉइन्स जो है हम टॉस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड। एंड का मतलब यानी कि कंपलसरी इसमें जो है अगर और होता तो या तो इसमें 2 टेल्स होनी चाहिए या तो 1 हेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंड है अब, तो ये कंपलसरी इससे ऐड हो जाएगा, यानी कि हमें हमारे पास जो है 2 टेल्स होने चाहिए और 1 हेड होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसे होना चाहिए, 2 टेल्स होने चाहिए, टेल और फिर हेड। अब इनकी पोजीशंस मैटर नहीं करती, हमारे पास वो आउटकम्स हमें जो यहाँ से फाइंड करने हैं। तो हम इवेंट को पहले देखेंगे। सो गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड, यही हमारे पास इवेंट है। अब सैम्पल स्पेस की तरह हम देखेंगे, क्योंकि सैम्पल स्पेस तो बिल्कुल वही है जो हमने दूसरी जो पहली 2 एग्जाम्पल्स में देखे थे। अब इसको डिस्कस करना बिल्कुल फजूल है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 8 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो है इवेंट में देखेंगे। अब देखिए इवेंट में यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो टेल होना ज़रूरी है। अब देखिए टेल तो 2 हमारे पास आने, इसमें 2 हेड्स है तो ये भी नहीं आ जाएगा। अब 2 टेल्स हैं इसमें, ठीक है, इस टर्म में तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1 ही टेल है तो नहीं आ जाएगा, इसमें 1 ही टेल है तो नहीं आ जाएगा। 2 टेल्स होने चाहिए, इसमें 2 टेल है तो आ गया, इसमें 2 टेल है तो आ गया, इसमें 3 टेल्स है लेकिन हेड कोई नहीं है तो ये भी नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसमें हेड ही नहीं है ना। तो बस एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, तो 3 टर्म्स हमारे पास इस इवेंट में जो है आते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, इस 3 को 8 से डिवाइड करना है, खत्म खेल, बस कुछ भी नहीं, आसान है बिल्कुल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में आप ट्रेन हो गए हो। ठीक है, अगर आप ट्रेन हो गए तो कमेंट कीजिए और मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, लाइक तो बनता है, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे। So therefore our probability is P of E is equal to N of E divided by N of S, that is equal to 3 divided by 8. सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब आप ट्रेन हो चुके होंगे इस प्रोबेबिलिटी में। अब हम थोड़ा एडवांसड की तरह जाएंगी। तो मैंने जो ये कंसेप्ट अब जो आप पढ़ने वाले हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी तरह मैं एक इशारा देता हूँ आपको, ताकि जो एग्ज़ाम में है ये थोड़ा हायर कंसेप्ट है। अगर आप चाहते हो पढ़ना तो पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चंस जो है वहाँ से प्रोबेबिलिटी बस दिया गया है सिलेबस में, वहाँ से कुछ भी नहीं कि बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़नी है या एडवांस्ड, लेकिन उस तरह से हमें पढ़ना है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं को उठाना। पढ़ते तो सब है, ठीक है, ये बात आप नोट कीजिए, तो क्योंकि पढ़ते तो सब है लेकिन जैसे पढ़ना है वो किसी किसी को आता है, और जिसकी सिलेक्शन होती है वो वैसे पढ़ता है। अब हमें यहाँ से कंसिडर करना है कि किन किन चीज़ों को पढ़ना है, क्या क्या कौन कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से एक टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इतना एडवांस में भी हम नहीं जाएं, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक वास्ट फिर कंसेप्ट है। इसमें तो फिर हमारे पास तकरीबन 20 लेक्चर जाएंगे, तो वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहूँगा। तो एक बेसिक आइडिया में देता हूँ, ताकि जो है आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है अगर आता है तो आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ से अब हम जो है
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह जाएंगे। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो एक थ्योरम से हमारे पास डिस्कस होता है जिसको हम बेयस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। अब हम जो है बेयस थ्योरम को सीखेंगे कि बेयस थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, कि बेयस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। तो उसके रिगार्डिंग जो है कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, और फिर हम प्रॉब्लम्स को कैसे जो है सॉल्व करेंगे, वो हम सब कुछ इसमें सीखेंगे। तो अगर हमारे पास दो इवेंट्स ए और बी हमारे पास दिए गए होंगे, उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में दी गई होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी है, तो मैं मान रहा हूँ कि हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हैं, जिसमें से ए बी की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास पहले से दी गई है, क्योंकि ये जो इवेंट है ये पहले से ये ऑकर है। तो हमारे पास जो है अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वर्ड जो है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं। अभी मैं आपको जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो है कंसेप्ट है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो घबराने की बात जो है वो नहीं है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, इस फॉर्मूला को जो है आप इसको नोट कीजिए, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपने इस फॉर्मूला को याद रखा और समझा कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, तो गारंटी है कि जो भी प्रोबेबिलिटी का बायस थ्योरम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ सेकेंड्स, मान लीजिए 15 सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि देखो मैं एक वीक में जो है एक वीडियो अपलोड करता हूँ, और उस वीडियो में मैं वो चीज़ें डालता हूँ जो सटीक होती है, एग्ज़ाम में आने वाली होगी, ठीक है। ये नहीं कि मैं फालतू में कोई बुक उठाऊँगा फिर यहाँ से स्लाइड पे छपाऊँगा और आपके सामने बक करूँगा, वो नहीं करना है, ठीक है। वो चीज़ें पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। उस अंदाज से हमें जो है पढ़ना है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी दी गई होगी और हम इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि बी जो है गिवन हमारे पास है, तो हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वो किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से आप जो है नोट कर लीजिए, जो आपके पास गिवन होगा वही जो है डिनोमिनेटर में आएगा। इससे आपको, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है कि नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। आप ये याद रख लीजिए कि जो आपके पास गिवन होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो बी जो है गिवन है, ठीक है। तो नीचे जो है वो प्रोबेबिलिटी बी ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम दूसरे अंदाज से देखेंगे, अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन अब वो ये होगी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए जो है वो गिवन हमारे पास है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ठीक है। ये इसको, इस थ्योरम को इससे मत, ये दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऊपर दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो मैं यहाँ से मान रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ए जो है वो दिया गया है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वो किसके बराबर निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, जो कि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ही होता है। इसीलिए मैंने यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही लिखा, और दिया गया हमारे पास है ए, तो यहाँ से नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना आसान। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक इसमें एक आउटकम निकालना है, वो अब समझिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, वो वहाँ से ना तो ये दिया गया होगा और ना ये दिया गया होगा, वहाँ से ये दिया गया होगा। अब ये कैसे आप निकालोगे? बिल्कुल जो चीज़ें हैं बिल्कुल आसान है। अब देख लीजिए, इसको यहाँ से इस ये जो यहाँ पर ये जो है इस टर्म को हम पकड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक सेकंड में कलर को चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, इसको मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसका वैल्यू जो है मैं निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा? क्योंकि बीच में हमारे पास इक्वल टू है, तो मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को यहाँ लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास है ये, अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह जो है मैं यही वैल्यू दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि हमारे पास आउटकम में ये रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो कोई भी इसमें जो है दिक्कत की बात नहीं है, बस एक फॉर्मूला को उठा के दूसरी जो है दूसरी फॉर्मूला में लगा के हम ये आउटकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, क्योंकि कभी कभी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दिया गया होगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, तो वहाँ से हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो निकलेगी। अब बात रही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। अगर आपने इस बेस थ्योरम को अच्छी तरह से समझा होगा तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। इसलिए मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वर्ड को समझने के लिए इस थ्योरम के बाद डिस्कस करना ठीक समझा, क्योंकि मुझे पता था कि जब आप बेस थ्योरम को थोड़ा बहुत समझोगे, लिटिल बिट समझोगे, तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो वर्ड है ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वर्ड जो है, हम अगर हमारे पास ये सिंपल होता प्रोबेबिलिटी, ये तो पता है आपको, द चांसेस ऑफ एन इवेंट टू ऑकर, कितनी चांसेस है हमारे पास एक इवेंट की होने की। अब देखिए यहाँ पर है कंडीशनल। अब कंडीशनल मतलब क्या है कि हमारे पास कंडीशन है, अब हमारे पास किसी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए अब कंडीशन है। अब कंडीशन कैसी है कि मेरे पास दो इवेंट्स है ए, ठीक है, अब दूसरी इवेंट जो है वो बी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बी है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कोई इवेंट जो है वो ऑकर्ड है, वो ऑकर हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो दी गई होगी, प्रोबेबिलिटी कुछ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कुछ दी गई होगी, और इसके रिगार्डिंग मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। ठीक है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशंस मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। वाइस वैसा भी हो सकता है, यानी कि मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ए है वो दी गई होगी, इस ए की प्रोबेबिलिटी दी गई होगी, और इसके रिगार्डिंग मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। इसी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कि दो इवेंट्स हैं, अब एक इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है और दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी गई होगी इसके रिगार्डिंग हमें पहले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, और ये जो दो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। वो हम कलर बॉल कंसेप्ट में जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी पढ़े थे। वहाँ जाके आपको पता लगेगा कि मैंने क्यों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान है, बायस थ्योरम बिल्कुल यही कहती है। अब हम एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे जो कि बायस थ्योरम को यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास दो इवेंट्स हैं, ए और बी, हमारे पास दो इवेंट्स हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.3 है। पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, और कलर बॉल कंसेप्ट जो हमारे पास हो गया, डाइज जो होगा डाई, तो उसमें हम जो है इवेंट्स को निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉइन्स है ना, कॉइन्स में ज़्यादातर इस बायस थ्योरम का इतना ज़्यादा जो है एप्लीकेशन लेकिन वो एडवांस्ड है। तो यहाँ से इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो वही चीज़ें जो मैंने यहाँ डिस्कस की है। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ जो है वो 0.2 के बराबर है। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये दो टर्म्स मुझे निकालने हैं। सो यहाँ पर तीन प्रोबेबिलिटीज़ मुझे हर एक चीज़ दिया गया है जो कि बायस थ्योरम में हमारे पास होनी चाहिए। तो बायस थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ये है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.2 है। तीनों चीज़ों को यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है, आपको बस सॉल्व करना है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो तो ठीक है ना, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए भी होगा हमारे पास, क्योंकि चाहे ए को बी से इंटरसेक्ट करो या बी को ए से इंटरसेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.2 ही निकलेगा। अब बायस थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो गिवन होगा हमारे पास, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा।
तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी जो कि 0.2 है डिवाइडेड बाई 0.3, सिंपल। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है क्योंकि ये पॉइंट्स में है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो यहाँ पर 0 है और 2 है फिर, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है ना नीचे, यहाँ से पॉइंट है इनके बीच में, ठीक है, यहाँ से पॉइंट है इनके बीच में, तो पॉइंट की जगह मैं यहाँ से नीचे डिवाइड में 1 लिखता हूँ, और जितने भी यहाँ से हमारे पास यहाँ से राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे उतने में 0 यहाँ लिखूँगा, यानी कि 1 है, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 10, और नीचे डिवाइड करूँगा इसी तरह से 0 3 अब डिवाइड में करूँगा फिर से। अब इस पॉइंट की जगह मुझे नीचे लिखना है 1, और जितने भी यहाँ से डिजिट्स होंगे उतने में मुझे 0 लिखने हैं, जो कि 1 है। अब देखो ये 10 और ये 10 जो है जो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3, जो कि 2/3 के बराबर ही होता है ना। तो बहुत आसान है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल आसान है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी है, हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास दी गई है, लेकिन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसके रिगार्डिंग मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज अगेन 0.2 यहाँ पर लिखा है। तो गिवन हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वही हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6। यही कंसेप्ट जो है हम फिर से यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो 10 नीचे आ जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो निकलेगा 2 डिवाइडेड बाई 6, और कैंसिलेशन होने के बाद 2 से जब हम कैंसिलेशन करेंगे 2 1 is 2 एंड 2 3 is 6, तो यहाँ से 1/3 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसके बाद हम लास्ट एग्जाम्पल करेंगे इस बायस थ्योरम के रिलेटेड, जिससे आपको जो है कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएगा। सो डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है। हमारे पास इवेंट जो है, अब हमारे पास ई है और एफ है, और ये एफ जो है हमारे पास दी गई होगी इन द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम जो है एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 3 बार, ठीक है। इससे पहले भी हमने ये इसका सैम्पल्स पे जो है अच्छी तरह स्टडी किया था कि जब 3 बार हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आता है। तो सबसे पहले वही हम करेंगे कि सैम्पल स्पेस देखेंगे। सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस हमारा यही है जो कि हमने इससे पहले भी जो है नोट किया था, ये सैम्पल स्पेस हमारे पास है। अब देखिए हमारे पास इवेंट ई है और इवेंट एफ है। अब इवेंट ई क्या है? हेड्स ऑन थर्ड टॉस, हेड्स ऑन थर्ड टॉस, यानी कि इवेंट ई में मुझे वो आउटकम्स लिखने हैं जिनमें हेड्स जो है थर्ड टॉस पे आता है, यानी कि इसमें हेड है, इस पे नहीं है, ठीक है। अब इस पे है, थर्ड टॉस पे मुझे ही जो है जो हेड आना चाहिए, इस पे है, इस पे नहीं है, इस तरह से इस पे है और इस पे नहीं है। तो कुल मिला के मेरे पास 4 जो है इवेंट्स आ गई, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप 4। इस तरह से जब हम एफ को कंसिडर करेंगे, हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, मुझे हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हेड्स ऑन द फर्स्ट टॉसेस बिल्कुल ठीक है, ये नहीं, ठीक है, ये भी नहीं, क्योंकि हेड जो है फर्स्ट टॉस पे यहाँ से लास्ट 2 में आ रहा है, तो ये भी नहीं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हेड जो है पहले 2 आनी चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं। तो 2 ही इसमें जो है हमारे पास आते हैं, हेड हेड एंड हेड टेल, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाल सकते हैं। पहले हम इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। इस सेट और इस सेट में हमारे पास ई और एफ में हमारे पास क्या जो है मिलता, यहाँ पर कौन से आउटकम्स जो है वो मिलते हैं। बस एक ही मिलता है जो कि हमारे पास है एच एच एच, और यहाँ से हमारे पास है एच एच एच, ठीक है। तो ये 2 मैंने जो है इंटरसेक्शन में लिखे। अब प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है, कितने इवेंट्स है इसमें है? 4, तो 4 डिवाइडेड बाई, सैम्पल स्पेस में कितने हैं? 8, तो 4 डिवाइडेड बाई 8। इस तरह से एफ में हमारे पास 2 है, सो दैट इज बिकम्स 2 डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस में 8। इसी तरह से इंटरसेक्शन में हमारे पास 1 है, तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इवेंट आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस, दैट इज 1/8। सिंपल है, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये प्रोबेबिलिटीज है। अब बायस थ्योरम को हम यूज करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ को जो है हम निकालेंगे। Therefore, probability of E given F is equal to probability of E intersection F divided by probability of F, ठीक है। अब probability of E intersection F जो है 1 डिवाइडेड बाई 8 था, और probability of F जो है वो 2 डिवाइडेड बाई 8 है, ठीक है। और इसी तरह से जो 1/8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2,
इसी तरह से अगर आप चाहोगे तो प्रोबेबिलिटी आप जो है एफ गिवन ई भी निकाल सकते हो, ठीक है, एफ गिवन ई भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको ये जो है होमवर्क है, आप इसको देख लीजिए और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में आप कीजिए, ठीक है। तो जो भी इसमें जो है कमेंट करेगा उनके नाम जो है मैं अगले वीडियो में ज़रूर उठाऊंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की कि बायस थ्योरम और कुछ एडवांस टॉपिक्स एडवांस प्रॉब्लम्स जो कि कॉइन के रिलेटेड थे। तो लेक्चर 5 इसके बाद जो है वो जल्दी आ जाएगा, उसमें हम दूसरी या कलर बॉल डाइस का के जो कंसेप्ट है वो उठाएंगे। तो यहाँ तक जो है हमारे पास कॉइन की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। तो बिल्कुल जो कॉइन के क्वेश्चंस अब जो आएंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से वो एग्जाम में इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, खुदा हाफिज़।